Hello everyone, welcome to the Infinite Proof and this is our first video of the series Mathematics Revisited. क्या एक्सियम पोस्टुलेट का एक फैंसी नाम है या फिर क्या हम छोटी थ्योरम को ही एक लेमा बोल देते हैं? कई बार थ्योरम की जगह हम क्या कोरोलरी, प्रोपोजिशन ये सब भी लिख सकते हैं? और अगर ऐसा है तो मैथमेटिक्स क्यों एक जैसी चीज़ों के लिए इतने अलग अलग नाम और वर्ड्स यूज़ करता है? क्या ये बस हमारा कन्फ्यूज़न बढ़ाने के लिए ही है या वाकई में ये एक जैसे छोटे छोटे दिखने वाले वर्ड्स कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अलग हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि इनकी डेफिनेशन हम कहीं देखने जाएंगे तो डेफिनेशन हमें मिलेगी नहीं। डेफिनेशन हमें किसी बुक में मिल जाएगी या हम चाहें तो डेफिनेशन को ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी आइडिया की क्लैरिटी केवल डेफिनेशन को पढ़ने लेने से नहीं आती। क्लैरिटी आती है उन आइडियाज़ को यूज़ होते हुए देखने से और ये समझने से कि आखिर में ये वर्ड्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। So in this video, we will revisit these fundamental notions, not as some rigid definitions, but as ideas that grow naturally, one idea leading to other. We will ask simple questions to ourselves, look at some familiar situations, and slowly uncover the structure that holds the mathematics together. So let's begin at the very base with the ideas that we choose to accept without proof, with the ideas that are so fundamental in nature, with the ideas that are very precise, with the ideas that we call axioms. थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पीछे का सोचते हैं। क्लास 7th में जब हमें अलजेब्रा इंट्रोड्यूस कराया गया था तो वन वेरिएबल की बड़ी सिंपल सी इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखूँ x - 3 = 5 और अब मैं आपसे इसका आंसर पूछूं तो शायद आपको एक सेकंड भी ना लगे इसका आंसर बताने में कि इसका आंसर होगा x = 8। बट इस चीज़ के पीछे आइडिया हमें क्या बताया गया था? हमें बताया गया था कि इक्वेशन के दोनों साइड ना हम 3 ऐड कर देंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x = 8, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमने पूछा भी था कि इक्वेशन के दोनों साइड 3 ऐड क्यों कर देंगे, तो हमें बोला गया था कि इससे क्या होगा, एक तरफ वेरिएबल रह जाएगा, एक तरफ कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। और हमें ये भी बताया गया था कि किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसा इस केस में हमने किया 3 लेफ्ट हैंड साइड में, 3 राइट हैंड साइड में। हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया और अच्छे बच्चों की तरह हमने ये मान भी लिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों कर सकते हैं? इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। क्या आपने कभी इस स्टेटमेंट का फॉर्मल प्रूफ कहीं पर देखा? आई डोंट थिंक सो। बिना इस स्टेटमेंट का फॉर्मल प्रूफ देखे हम इसे सच मानते हैं और इसी पर भरोसा करके हम अब तक सारी इक्वेशन सोल्व करते हुए आए हैं। सच मानने का कारण एक ये भी है कि हमें अंदर से इंट्यूशन से ये कभी गलत लगा ही नहीं। हमारे जो ह्यूमन लॉजिक है उसके साथ इसने कभी कॉन्ट्राडिक्ट किया ही नहीं, इस वजह से भी हम इसको सच मानते हैं। लेकिन प्रूफ हमने इसका कभी नहीं देखा। तो जो ऐसे आइडियाज़ हैं, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली कि वी कैन ऐड सेम नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं जिनका प्रूफ नहीं होता, जिन्हें हम सच मानते हैं, यूज़ भी करते हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि वो गलत हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं एक्सियम्स। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि शायद आपने कभी कुछ इस तरह का पढ़ा हो कि ये वाली इक्वेशन है x - 3 = 5, तो 3 को हम उस साइड ले जाते हैं। आपको शायद इस तरह से बताया हो ना कि इधर यदि माइनस का 3 है तो उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा एंड x = 8। सी, ये वाला ना इसी आइडिया का एक शॉर्टर वर्जन है। एक्चुअल चीज़ होती है जो मैंने लेफ्ट में लिखी है कि वी कैन ऐड सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ इस तरह से बता दिया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में यदि हम कोई चीज़ को लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस इमेज में आप देखिए, एक बच्चा है जिसे केक बहुत पसंद है। उसके सामने एक पूरा केक रखा हुआ है और साथ में केक का एक पीस भी। बच्चा क्या करता है, उस पीस को इग्नोर करके पूरे केक की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उसे मैथमेटिक्स पसंद है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे इंस्टिंक्टिवली पता है कि एक पूरा केक के एक पीस से बड़ा होता है। मैथमेटिकली बोले हम इस सिचुएशन को तो हम बोलेंगे कि बच्चे को पता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट।
अब आप लोग कहोगे कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, भी पूरी चीज़ तो उसके किसी पीस से बड़ी होगी ना, इसमें क्या मैथमेटिक्स। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसी में तो मैथमेटिक्स है। ऐसे स्टेटमेंट्स को तो हम एक्सियम बोलते हैं। बेसिकली एक्सियम ऐसे स्टेटमेंट्स जिन्हें कभी हमने फॉर्मली प्रूव किया ही नहीं, या और मैं कहूँ कि जिन्हें कभी प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। ये स्टेटमेंट्स नेचुरली हमें इतने सच लगते हैं कि इनके गलत होने का विचार भी ना हमें असहज कर देता है, फ्रस्ट्रेट सा कर देता है कि ये चीज़ कैसे गलत हो सकती है। और यही वजह है कि मैथमेटिक्स कुछ आइडियाज़ को प्रूफ से पहले ही एक्सेप्ट कर लेती है ताकि उसके ऊपर हम पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब है रूल्स विद इन अ फ्रेमवर्क, और यही वो जगह है एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न आना स्टार्ट होता है। क्योंकि पहली नज़र में हम देखें तो एक्सियम और पोस्टुलेट काफ़ी सिमिलर से लगते हैं। दोनों ही ऐसे आइडियाज़ हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं बिना प्रूफ के, लेकिन इनके बीच में ना एक बड़ा सटल सा और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। तो एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल से इसको कंसिडर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं चेस के गेम की। ये जो बीच में ये पीस रखा हुआ है इसको नाइट बोलते हैं, या हिंदी में घोड़ा। और हमें एक रूल पता है कि जो नाइट है वो हमेशा एल शेप में चलेगा, ये हमें पता है। तो ये इस घोड़े की यदि मैं पोजीशन देखूं तो यहाँ से ये कहाँ कहाँ जा सकता है, इस वाले पीस पर, इस वाले पीस पर, इस वाले पीस पर, इस वाले पीस पर, इधर 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 और इधर। ये इसकी सारी पॉसिबल पोजीशंस हैं, यहाँ पर ये घोड़ा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग चेस का गेम खेलेंगे तो हमें इन रूल्स का पता होना चाहिए, या ऐसा कहें कि इन रूल्स को एक्सेप्ट करे बिना हम गेम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। मुझे आपके साथ चेस खेलनी है, मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं घोड़े को इस तरह से चलाऊंगा, तो आप मेरे साथ गेम नहीं खेलेंगे। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि घोड़ा हमेशा एल शेप में चलता है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो आप में से कुछ का जवाब हो सकता है ट्रू, कुछ का हो सकता है फॉल्स, और इसका जवाब इन दोनों का ही कुछ मिक्सचर सा है। सही जवाब इसका होगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चेस, बट दिस स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेस। यानी कि हम देखें बैटलफील्ड का घोड़ा है, चेस का घोड़ा तो नहीं है ये अपनी वॉर स्ट्रेटेजी से चलेगा, जहाँ मर्जी ये जा सकता है, ज़रूरी नहीं है ना ये भी एल शेप में ही चले। तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदला वैसे ही हमारे जो घोड़े की चाल है वही बदल गई। तो इस स्टेटमेंट का ट्रू होना, यानी कि जो स्टेटमेंट मैंने बोली कि घोड़ा हमेशा एल शेप में चलता है, इस स्टेटमेंट का ट्रू होना किस पर डिपेंड कर रहा है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यदि हम चेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हाँ, घोड़ा हमेशा एल शेप में चलता है। लेकिन यदि मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि घोड़ा हमेशा एल शेप में ही चले। और ऐसे स्टेटमेंट्स जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो एक्सियम और पोस्टुलेट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ? एक्सियम जनरली कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, पोस्टुलेट्स कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। एक्सियम्स हर जगह लागू होते हैं, लेकिन पोस्टुलेट्स तब काम करते हैं जब हम पहले से एक मैथमेटिकल वर्ड को चूज करके रखें। अब आप लोगों में से कुछ को लग रहा होगा कि अरे गेम तो गेम है, गेम को खेलने से पहले रूल्स तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ही ना। तो उन लोगों के लिए एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी है, और ये एग्जाम्पल आपको दिखाएगा कि यदि हम रूल्स चेंज कर दें ना थोड़े से, तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री ही बदल जाती है जो हमने आज तक पढ़ी है। पहले ग्राफ को देखते हैं। मान लीजिए ए पर आप खड़े हैं और बी पर आपका दोस्त खड़ा है। एक बार के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 1 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 4 3। तो जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, आप दोनों के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस आएगी √13। कि आपको यदि आप ए पर खड़े हैं, आपका दोस्त बी पर खड़ा है, आपको यदि अपने दोस्त के पास जाना है तो आपको √13 डिस्टेंस मिनिमम कवर करना ही पड़ेगा। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर करके आप अपने दोस्त तक पहुंच सकते हैं वो है √13 यूनिट्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको d = √13, और d से यहाँ मेरा मतलब है मिनिमम डिस्टेंस। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछूं कि अपने दोस्त तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कौन से रास्ते से आप जाएं कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करते हुए पहुंचे। तो इसका आंसर हो जाएगा पाथ को स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
क्या ये पाथ यूनिक होगा? हाँ, ये पाथ यूनिक होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलावा मैं और किसी भी पाथ से जाऊंगा तो वो रूट 13 से ज़्यादा ही आने वाला है। ये हमने पढ़ा भी है और हमें ये पढ़ाया भी गया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो अभी हमने फर्स्ट ग्राफ में जितनी भी चीज़ें देखी, इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस मेजर करना एंड ऑल, यही हम आज तक पढ़ते आए हैं और इसी चीज़ को हम बोलते हैं यूक्लिडियन मीट्रिक सिस्टम, कि यूक्लिड की तरह से डिस्टेंस को मेजर करना। ये है हमारा यूक्लिडियन मीट्रिक सिस्टम। अब थोड़ा सा रियल लाइफ में आते हैं और मान लो ये जो खाली स्क्वायर्स अभी तक दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये सारी जो भी खाली स्क्वायर्स हैं ये सारी बिल्डिंग्स हैं मेरे पास। जितनी भी आपको सेकंड ग्राफ में एम्प्टी बॉक्सेस दिख रहे हैं वो सारी बिल्डिंग्स हैं। और जितनी भी आपको लाइनें दिख रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस, ये हैं रोड्स, स्ट्रीट्स, सड़कें हैं ये बेसिकली। अब एक को यहाँ से बी तक जाना है, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन में तो हो जाएगा नहीं, बीच में बिल्डिंग्स हैं, कैसे जाएगा? उसको वाया रोड्स जाना पड़ेगा। तो ए को यदि बी तक पहुंचना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हम एक रास्ता देखते हैं, ए पहले यहाँ से इस पॉइंट तक गया एंड देन इस पॉइंट से गया बी तक। देखो अब डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई यहाँ पर, 5 यूनिट हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस आई है। ए से ए को यदि बी तक जाना है तो उसे 5 यूनिट कवर करना पड़ा इस रास्ते से। हम कोई और रास्ता देख लेते हैं कि ए पहले ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर गया। इस तरीके से हम देखें तो ए को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इस तरह से भी 5 यूनिट ही आया मेरे पास। मान लो ए कोई और रास्ते से जाता है, पहले इधर जाता है, फिर इस तरह से जाता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। तो हम देख सकते हैं कि ए से बी तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं और सब में अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है। जब हम सारे पॉसिबल रास्तों को एक्सप्लोर कर लेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कि जो 5 यूनिट वाला रास्ता है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है कि ए को बी तक पहुंचने के लिए मिनिमम 5 यूनिट तो कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया था हमारे पास, रूट 13, तो वेरिएशन आया हमारे पास। दूसरी चीज़, यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन, या मैं बोलूँ यूनिक स्ट्रेट लाइन। केवल एक ही रास्ता था जिसके थ्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव हो रहा था। यहाँ पर एक रास्ता तो यही आ गया मेरा सीधा सीधा, दूसरा रास्ता ये आ गया, दोनों से डिस्टेंस आ रहा है 5 यूनिट्स। तो ये जो दूसरे तरह से जब मैंने डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया, दूसरी ज्योमेट्री में मैंने डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया, तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस भी चेंज हो गया और मेरी वो वाली चीज़ भी चेंज हो गई कि मिनिमम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन या इज़ यूनिक। यहाँ पर यूनिकनेस की कोई बात है नहीं, 2 रास्ते तो हमने ढूंढ ही दिए, ये और ये। इस वाली ज्योमेट्री को इस तरह से डिस्टेंसेस मेजर करने को हम बोलते हैं टैक्सी कैब मीट्रिक सिस्टम। और टैक्सी कैब मीट्रिक सिस्टम बोलने का क्या रीज़न है इसको, कि देखो ये सड़क चल रहा है ना, और टैक्सी जो भी होती है वो सड़क जाती है, इसलिए ये हो गया हमारा टैक्सी कैब मीट्रिक सिस्टम। तो अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये स्टेटमेंट? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? अभी तक की हमारी नॉलेज के हिसाब से देखें तो हम बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूक्लिडियन मीट्रिक सिस्टम। दिस स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सी कैब मीट्रिक सिस्टम। हमने देखा ना, दोनों में मिनिमम डिस्टेंस जो है अलग अलग आया और उनका जो मिनिमम डिस्टेंस वाला रास्ता है वो भी अलग अलग आया। तो हमने देखा कि जैसे हमने ज्योमेट्री चेंज कर दी, जैसे हमने डिस्टेंस मेजर करने का तरीका चेंज कर दिया, हमारे पास जो फंडामेंटल्स थे हमारे, वो सारे हमारे चेंज हो गए यहाँ पर। और ऐसे स्टेटमेंट्स को ही हम पोस्टुलेट बोलते हैं। तो जैसे यूक्लिडियन मीट्रिक सिस्टम में ना अपने पोस्टुलेट्स है, वो अपने रूल्स लेके चलता है। तो जो रूल्स यूक्लिडियन मीट्रिक सिस्टम के लिए हैं वो रूल्स हो सकता है किसी और ज्योमेट्री में हमारे पास ना चले। और यही पोस्टुलेट्स की खूबसूरती है कि रूल्स बदलते हैं ना, देखो पूरी ज्योमेट्री का बिहेवियर ही हमारा चेंज हो गया। और क्लास 9th में एक चैप्टर भी था जिसमें आपने यूक्लिड्स पोस्टुलेट पढ़े होंगे, तो वो यही वाले यूक्लिड्स पोस्टुलेट हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रेट लाइन एंड सो ऑन। तो अभी तक हमने बात की एक्सियम्स की और पोस्टुलेट्स की, दोनों ही ऐसे स्टेटमेंट्स थे जिन्हें बिना प्रूफ के हमने एक्सेप्ट किया। अब वीडियो के सेकेंड हाफ में आते हैं और आगे बढ़ते हैं 3 नए कॉन्सेप्ट की ओर, लेमा, प्रोपोजिशन एंड थियरम। इन तीनों में ना एक कॉमन बात है कि इन सभी को प्रूव करना पड़ता है। हम लेमा लिखेंगे, उसका प्रूफ लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे, उसका प्रूफ लिखेंगे, एंड सो फॉर प्रोपोजिशन। जैसे हमने एक्सियम्स और पोस्टुलेट को थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश की, उसी तरह से हम लेमा, प्रोपोजिशन और थ्योरम के बीच के डिफरेंस को भी ना थोड़ा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले आते हैं लेमा पर ही हम। देखो, बहुत सारे लोगों का सपना होता है अपना घर बनाना, ठीक है। अब घर बनाने के लिए दीवारों का बनना भी ज़रूरी है, इतना ज़रूरी कि बिना दीवारों के घर खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं क्या दीवार बनाना ही मेरा मेन गोल था, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। दीवार तो एक प्रोसेस का हिस्सा है, मेन हाईलाइट तो पूरा घर है। अब इसी सिचुएशन को यदि मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर जो दीवार है वो लेमा की तरह काम कर रही है। लेमा ज़रूरी तो होता है लेकिन मेन हाईलाइट नहीं। मैथमेटिक्स में ऐसे स्टेटमेंट्स जो किसी बड़े रिजल्ट को प्रूव करने में काम आते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेमा। जनरली बात करें तो लेमा खुद स्पॉटलाइट नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। इम्पोर्टेंट होते हैं बट दे आर नॉट द हाईलाइट, दे आर नॉट द स्पॉटलाइट। जैसे बिना दीवार के घर इम्पॉसिबल है, उसी तरह बिना लेमा के बड़ी थ्योरम का प्रूव होना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है, कई बार विद टाइम हम कुछ लेमास को इतनी जगह यूज़ करते हैं या इतनी बार यूज़ करते हैं या ड्यू टू सम अदर रीजंस कुछ लेमास अपने आप में मेन हाईलाइट बन जाते हैं, अपने आप में ही मेन स्पॉटलाइट बन जाते हैं। दीवार वाले एग्जाम्पल को जैसे हम देखें, अगर हम कमरे की दीवार के बजाय बाउंड्री वॉल की बात करें तो है तो वो भी दीवार ही, लेकिन उसका अब एक स्टैंड अलोन यूज़ है, वो अपने आप में सेपरेट आइडेंटिटी रखती है। जो बाउंड्री वॉल है हमारी, वो सिर्फ घर का हिस्सा नहीं है बल्कि उसकी अपनी एक अलग से पहचान है। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी कुछ लेमास होते हैं जो इतने वाइडली यूज़ हो जाते हैं कि हम उन्हें इंडिपेंडेंटली पहचानने लगते हैं। कुछ ऐसे लेमास के एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे पहले हमारा एक आता है, काफ़ी लोगों ने आपने सुना भी होगा, जोन्स लेमा। फंक्शनल एनालिसिस मैथमेटिक्स का एक सब टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं जोन्स लेमा और इसका यूज़ हम काफ़ी बार करते हैं। ये प्रूव करने में भी हम जोन्स लेमा का यूज़ करते हैं कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। अब रिजल्ट तो अपने आप में ये है ना कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। जोन्स लेमा का बस हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में हम देखें जोन्स लेमा को अपने आप में पढ़ें तो ये खुद भी एक पावरफुल आइडिया है। और इसी तरह और भी लेमास हैं, जैसे मैं बात करूँ मेजर थ्योरी के अंदर हमारा आता है फाटूज लेमा, जो कि बाद में काम आता है लेवेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम को प्रूव करने में। या टोपोलॉजी में हम बात करें तो हमारे पास आता है यूरिसोन्स लेमा। या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम बात करें तो श्वार्ट्ज लेमा भी काफ़ी फेमस है। तो ये सभी लेमास ही सपोर्टिंग रिजल्ट हैं किसी बड़ी थ्योरम के, लेकिन ये सिर्फ सपोर्टिंग रिजल्ट नहीं है, इनकी अपनी भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। अभी हमने लेमास की बात की, ऐसे स्टेटमेंट्स जो अक्सर किसी बड़े रिजल्ट को प्रूव करने में काम आते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में हर प्रूवन स्टेट लेमा नहीं होता। कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, स्टैंड अलोन भी होते हैं और मीनिंगफुल भी होते हैं, और साथ में उनके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आगे चल के वो किसी बड़े रिजल्ट का हिस्सा बन सकते हैं। इसे समझने के लिए ना हम थोड़ा सा हमारा जो घर वाला एग्जाम्पल था उसको आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि पूरा घर बनना अभी बाकी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले एक रूम सेट बना लिया जिसमें बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है एंड सो ऑन, और हमने वहाँ पर रहना शुरू भी कर दिया। अब सोचिए, क्या ये वन रूम सेट है ये यूजलेस है? बिल्कुल नहीं। क्या यह अपने आप में कंप्लीट है? शायद नहीं। और है भी, क्या इसका स्टैंड अलोन यूज़ है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये मेन हाईलाइट है क्या? तो शायद नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये फ्यूचर में बनने वाले किसी बड़े घर का हिस्सा है। तो मैथमेटिक्स में भी कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप में स्टैंड अलोन होते हैं और ज़रूरत पड़े तो किसी बड़े रिजल्ट का हिस्सा भी बन जाते हैं, और ऐसे रिजल्ट्स को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो अपने आप में मीनिंगफुल होता है, लेकिन अक्सर किसी बड़े थ्योरम की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप भी वो बनता है। यानी लेमा ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल में होता है, जबकि प्रोपोजिशन एक इंडिपेंडेंट रिजल्ट की तरह खड़ा हो सकता है। अब ये जो वर्ड है ना हमारे पास प्रोपोजिशन, इसको देख के कई बार हमारे मन में डाउट आ सकता है। अभी जो हमने प्रोपोजिशन की बात की लास्ट स्लाइड में, वो एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसको हम प्रूव करते हैं, जिसकी अपनी स्टैंड अलोन आइडेंटिटी होती है और बाद में चल के वो किसी बड़े रिजल्ट का हिस्सा भी बन सकता है। मैथमेटिक्स के अंदर एक सब टॉपिक आता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके अंदर भी वर्ड आता है प्रोपोजिशन, लेकिन यहाँ पर जो प्रोपोजिशन वर्ड है इसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। केवल यदि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करूँ तो प्रोपोजिशन का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, यानी कि दोनों एक साथ वो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है और कुछ लोगों के लिए वो स्टेटमेंट फॉल्स है। डेफिनेट ट्रुथ वैल्यू होगी उस स्टेटमेंट की। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आपको 2 + 2 = 4।
मैं किसी से भी जाके पूछ लूँ, मैं कभी भी पूछ लूँ, दिन में पूछूँ, रात में पूछूँ, संडे पूछूँ, मंडे पूछूँ, बच्चे से पूछूँ या किसी टीचर से पूछूँ, सभी के लिए ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट, इसको मैं बोल देता हूँ S1, स्टेटमेंट 1, 2 + 2 = 4। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू सिंस इट हैज़ डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे प्रोपोजिशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। कोई मैं दूसरा स्टेटमेंट ले लेता हूँ, 13 जून 2026 इज मंडे। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 जून 2026 मंडे है, ये स्टेटमेंट पूछो। आप चाहे कैलेंडर में देख लो, आप मुझसे पूछ लो, किसी और से पूछ लो, कहीं से भी देख लो, आज मंडे नहीं है, आज है सैटरडे। तो ये स्टेटमेंट मेरा हो जाएगा फॉल्स, कि 13 जून 2026 मंडे नहीं है, 13 जून 2026 है सैटरडे। तो इस स्टेटमेंट की भी एक डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा हो जाएगा प्रोपोजिशन। अब मैं एक तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, द टेबल इज हैवी। मैंने सिर्फ इतना लिखा, द टेबल इज हैवी। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है, भाई हैवी किसके रेस्पेक्ट में? यस, द टेबल इज हैवी विद रेस्पेक्ट टू द चेयर, या फिर आप बोल सकते हो नो, द टेबल इज नॉट हैवी विद रेस्पेक्ट टू द बेड। तो अलग अलग ट्रूथ वैल्यू है ना, और दोनों ही आंसर ठीक है आपके। दूसरा चीज़, मैं किसी बच्चे से पूछूं, 4 साल के बच्चे से पूछूं कि क्या ये टेबल हैवी है, वो बोलेगा हाँ बहुत भारी है। जबकि मैं किसी डेली जिम जाने वाले लड़के से पूछूं कि क्या ये टेबल हैवी है, बोलेगा ना कुछ भी हैवी नहीं है। तो इसका ट्रू होना या फॉल्स होना थर्ड स्टेटमेंट का डिपेंड करता है कि हम किससे पूछ रहे हैं, और तो इसकी डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों के लिए ट्रू है, कुछ लोगों के लिए फॉल्स है। सो दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि इस वर्ड को देख के ना कई बार हमारे मन में डाउट आ सकता है कि अरे हमने तो ये पढ़ा था, यहाँ पर ये चीज़ हमें बताई जा रही है। कंक्लूड करूँ यदि मैं दोनों स्लाइड्स को, तो प्रोपोजिशन वर्ड का जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल सकता है। अगर हम जनरल मैथमेटिक्स की बात करें, राइटिंग की बात करें, तो प्रोपोजिशन वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करें तो प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट्स हैविंग डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो बस इतना याद हमें रखना है, वर्ड सेम है लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदलते ही मीनिंग बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। अभी तक हमने देखा लेमा और प्रोपोजिशन, और दोनों में हमने बोला ना कि दोनों किसी बड़े रिजल्ट का हिस्सा बन सकते हैं, कोई बड़ा रिजल्ट है तो वो जो बड़ा रिजल्ट है उसी को हम बोलते हैं थ्योरम। और घर वाले एग्जाम्पल को हम एक बार फिर से याद करते हैं। हमने एक रूम सेट बनाया था जो कि हो गया प्रोपोजिशन, हमने कमरों की दीवार बनाई थी जो कि हो गया था लेमा। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या था? पूरा घर बनाना। और जैसे ही मैं घर बनाऊंगा तब मुझे लगेगा ना कि हाँ अब प्रोसेस मेरा कंप्लीट हुआ है। मैथमेटिक्स में भी जब कोई सेंट्रल सिग्निफिकेंट रिजल्ट पूरी रीजनिंग के साथ एस्टेब्लिश किया जाता है उसे हम कहते हैं थ्योरम। थ्योरम एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, लेकिन उसका केवल प्रूफ होना ही काफ़ी नहीं है। यह अक्सर उस मैथमेटिकल जर्नी का मेन हाईलाइट होता है, वो रिजल्ट होता है जिसके लिए कई लेमाज और प्रोपोजिशंस ने मिलकर रास्ता बनाया हो। यदि इसी तरह से हम बात करें तो लेमा रास्ता बनाता है हमारे लिए, प्रोपोजिशन स्ट्रक्चर को मजबूती देता है और थ्योरम पूरी पिक्चर को कंप्लीट करता है। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल के थ्रू समझा, लेकिन मैथमेटिक्स में सच में ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा में हमने पढ़ी होगी रैंक नलिटी थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे यहाँ पर। और रैंक और नलिटी को ये जो डोमेन की डायमेंशन है उससे काफ़ी हद तक रिलेट करता है। हमें एक्चुअली में बताता है कि कितनी डायरेक्शंस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरी ऑन करता है और कितनी डायमेंशंस को कोलैप्स कर देता है। इसी में बात करें हम लीनियर अलजेब्रा में हम बात करें तो एग्जिस्टेंस थ्योरम है हमारे पास, एक्सटेंशन थ्योरम है, या फिर रियल एनालिसिस या मेजर थ्योरी में मैं बात करूँ तो डेंसिटी थ्योरम है मेरे पास, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है। जो हमने फाटूज लेमा पढ़ा था वो कहाँ यूज़ होता है, लेबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम है। तो काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं, और ये सभी रिजल्ट्स ऐसे थ्योरम हैं जिन तक पहुंचने के लिए ना हमने कई डेफिनेशंस, कई एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, लेमा और प्रोपोजिशंस का सहारा लिया। यानी कि मैं बोलूँ कि मैथमेटिक्स में कोई भी हम इतना बड़ा प्रूफ देखते हैं किसी बुक में तो अचानक कहीं से भी नहीं आ जाता, उसके पीछे एक पूरा का पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। अब सोचिए किसी थ्योरम तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की, लेमास प्रूव किए, प्रोपोजिशंस एस्टेब्लिश किए, एक्सियम्स को समझा, पोस्टुलेट्स को समझा, और इतनी मेहनत के बाद ना कभी कभी मैथमेटिक्स हमें कुछ बोनस दे देता है, एक ऐसा रिजल्ट जिसे प्रूव करना हमारा एम था भी नहीं। लेकिन जैसे ही थ्योरम प्रूव हुई कुछ और रिजल्ट्स अपने आप फॉलो हो जाते हैं, और ऐसे रिजल्ट्स को हम बोलते हैं कोरोलरीज, यानी अ रिजल्ट दैट कम्स ऑलमोस्ट फॉर फ्री वंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। एक बार जैसे ही थ्योरम प्रूव हुई वो हमें फ्री गिफ्ट की तरह वहाँ पर मिल गया।
इसलिए कोरोलरी को हमने लिखा है द फ्री गिफ्ट। घर वाले एग्जाम्पल को एक बार फिर से याद करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोलरी एक्चुअली में होती क्या है। जैसे ही हमारा पूरा घर बना, थ्योरम तो वहीं पर प्रूव हो गई, लेकिन घर के साथ हमें एक छत भी मिल गई। हमारा मेन एम छत बनाना थोड़ी था, वो तो जैसे हमने घर बनाया मिल गई हमें। छत का मिलना यहाँ पर है एक कोरोलरी, और कोरोलरी सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं होती कि छत एक्स्ट्रा थोड़ी है भाई, छत का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। हम वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ सर्दियों में धूप ले सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह बना सकते हैं। सेम उसी तरह मैथमेटिक्स में भी कोरोलरीज निकल के भले ही ऐसे आई हो, लेकिन उनका अपना यूज होता है। एक बार हम आगे बढ़ें उससे पहले ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पर डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा कि मैथमेटिक्स एक्सियम से लेकर और थ्योरम तक, कोरोलरीज तक एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड जर्नी बनाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पूरे मैथमेटिकल वर्ड्स हैं वो कुछ खास एक्सियम को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने पर ही डिपेंड करते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सियम ऑफ चॉइस। यह एक ऐसा एक्सियम है जो पहली नज़र में इतना ऑब्वियस नहीं लगता जितना अभी लास्ट की 2 एग्जाम हमने डिस्कस की थी वीडियो की स्टार्टिंग में। एक्सियम ऑफ चॉइस उतना ऑब्वियस नहीं लगता देखने से हमें, लेकिन फिर भी यदि हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कई पावरफुल थ्योरम्स अपने आप पॉसिबल हो जाती हैं। और यदि इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैथमेटिक्स का ना स्ट्रक्चर ही थोड़ा अलग सा दिखने लगता है। यानी मैथमेटिक्स केवल प्रूफ की कहानी नहीं है, बल्कि उन अजम्पशंस की भी कहानी है जिन्हें हम चूज़ करते हैं। एक्सियम ऑफ चॉइस एक ऐसा ही आइडिया है। इस आइडिया को इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसे हम किसी फ्यूचर लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। वापस आते हैं हमारे मेन वीडियो में और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे। देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होते हैं। मेरा भी अल्टीमेट गोल है प्रोफेसर बनना। तो यह जो मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैथमेटिकली ये मेरे लिए एक थ्योरम की तरह है। जैसे ही मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि थ्योरम हैज़ बीन प्रूव्ड। लेकिन एक बात बताओ, क्या कोई सीधे सीधे प्रोफेसर बन जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है। अब यह एक स्टेटमेंट सुनो, कुछ भी अच्छा बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। क्या हमने कभी इस स्टेटमेंट का फॉर्मल प्रूफ देखा? नहीं, लेकिन शायद आप इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ, कुछ बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आपको ये स्टेटमेंट नेचुरली सच लगता है, आप इससे एग्री भी करते हो, ऐसा होता हुआ आपने अपने आसपास देखा भी है, लेकिन फिर भी इसका कभी फॉर्मल प्रूफ नहीं देखा। तो यह स्टेटमेंट एक एक्सियम की तरह काम कर रहा है हमारी लाइफ में। दूसरा, क्या कोई सीधे प्रोफेसर बन जाता है? उसके लिए पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, कई डिग्रियाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं प्रोफेसर ना भी बनूं तो क्या ये डिग्रीज यूजलेस हैं? बिल्कुल नहीं। ये डिग्रीज अपने आप में कंप्लीट हैं, इनका अपने आप में भी स्टैंड अलोन अस्तित्व है। इसलिए ये हमारे लिए, हमारे एग्जाम्पल में प्रोपोजिशन का काम कर रही हैं कि मैं चाहूँ तो प्रोफेसर बनने में यूज़ कर सकता हूँ डिग्रीज़ का, लेकिन मुझे प्रोफेसर नहीं भी बनना तो डिग्रीज़ का अपना स्टैंड अलोन यूज़, स्टैंड अलोन पर्पज़ है। तीसरी चीज़ पे आते हैं। अब जिस कॉलेज में मुझे प्रोफेसर बनना है वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम देना पड़ेगा मुझे, लेकिन क्या उस रिक्रूटमेंट एग्जाम का अपने आप में कोई स्टैंड अलोन यूज़ है? कि जैसे मैंने रिक्रूटमेंट एग्जाम दे दिया और मैं कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बना, क्या उस रिक्रूटमेंट एग्जाम का कोई यूज़ हुआ? नहीं। ये एक स्टेप था जो मुझे प्रोफेसर बनने में हेल्प करता, लेकिन मैं बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। स्टैंड अलोन यूज इसका कुछ नहीं है। तो ये स्टेप जो है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये है हमारे लिए लेमा की तरह। तो जब थ्योरम प्रूव हो गई, यानी कि मैं कॉलेज प्रोफेसर बन गया, तो कुछ चीज़ें इसके साथ अपने आप फॉलो हुई। जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करना, बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। यह हमारा मेन एम नहीं था, लेकिन ये रिजल्ट्स हमें फ्री गिफ्ट की तरह मिले और इनका यूज़ भी है अपने आप में। और ये रिजल्ट्स हमारे एग्जाम्पल में हो गए कोरोलरी की तरह। तो मैथमेटिक्स की जर्नी में एक्सियम्स हमें फाउंडेशन देते हैं, पोस्टुलेट्स हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, लेमाज रास्ता बनाते हैं, प्रोपोजिशन स्ट्रक्चर को मजबूत करता है और आखिर में थ्योरम पूरी कहानी को कंप्लीट करती है। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मान लीजिए एक सिचुएशन है, एक शेफ को कहा गया है कि उसे लंच प्रिपेयर करना है। तो राइट साइड में आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है और लेफ्ट साइड में कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं। आपका टास्क है इस सिचुएशन को, या मैं बोलूँ हर सिचुएशन को सही कीवर्ड के साथ मैच करना। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सोचिए और कोशिश कीजिए कि अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उनका यूज़ करके हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लें। आंसर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसका डिस्कशन हम आने वाले किसी लेक्चर में करेंगे। आज हमने देखा एक्सियम से शुरू होकर पोस्टुलेट्स, लेमा, प्रोपोजिशन और थ्योरम्स तक मैथमेटिक्स कैसे अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ है
और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैथमेटिक्स सिर्फ आंसर्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन आइडियाज़ के बारे में है जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, उन रूल्स के बारे में है जिन्हें हम चूज़ करते हैं, और उन स्टेप्स के बारे में जिनके थ्रू हम एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। सो मैथमेटिक्स रिविजिटेड, यानी वही कॉन्सेप्ट जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे थोड़ा और गहराई से। मैथमेटिक्स को ना बस सीखिए मत, उसे फिर से देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बिगिंस व्हेन वी रिविजिट थिंग्स। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।